हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पढ़ा दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारा पेपर 22 फरवरी को है हिंदी का और बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए 70 नंबर का आपका पेपर आता है। 70 में 70 नंबर करके आओगे, क्योंकि ये वीडियो क्लास 10 हिंदी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। 70 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा और वो क्वेश्चंस देखेंगे जो 22 फरवरी के पेपर में 100% आएगा, ठीक है। जो आपका 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है उसमें आपका ये क्वेश्चंस 100% आएगा और आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 65 नंबर जरूर लाओगे। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट है, लाइक आप लोग ज्यादा से ज्यादा करो ताकि मैं हर एक सब्जेक्ट का वीडियो ला सकूं। अगर 5000 लाइक तक ये वीडियो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी 2 घंटे की क्लास मैथ की लाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मैथ भी पढ़ाइए, तो आज का वीडियो हिंदी के लिए है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सभी स्टूडेंट सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए बड़ी से बड़ी और अच्छी से अच्छी क्लास ला सकूं, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी के जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं। देखो जो हम आप लोगों को बताएंगे जो गद्यांश ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 22 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है उसके लिए, क्योंकि इसमें हम लोग ऐसा इंपॉर्टेंट गद्यांश लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट गद्यांश है ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना, आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका पेपर नजदीक है और मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, 100% आएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, लिखा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। जो कुसंग होता है, कुसंग का ज्वर जो होता है वो सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये जो आपका कुसंग का ज्वर है वो केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, ठीक है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। कोई युवा पुरुष है जो अपने लाइफ में डेवलप कर रहा हो, विकास कर रहा हो और उसकी संगत बुरी है तो फिर वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान है, वो ना तो डेवलप कर पाएगा ना ही आगे कुछ कर पाएगा, ठीक है। और जो उसे दिन व दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, जो उसे दिन व दिन पीछे लेते जाएगी, पीछे, ठीक है, पीछे का मतलब है वो उसको बहुत ही नीचे लेकर जाएगी, ठीक है। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बहू के समान होगी, और यदि उसका जो संगति है, जो दोस्ती है वो अच्छी है तो उसे सहारा देने वाले बहू के समान होगी, मतलब जो उसको सहारा देगी आगे चलने के लिए और बड़े बड़े वर्क को करने में उनका सहायता करेगा, उनके लक्ष्य को पूरा करने में उनकी सहायता करेगा, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। और अगर आपकी दोस्ती अच्छी है, आपकी संगत अच्छी है तो आपको निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, मतलब आप उन्नति करोगे, ठीक है, बहुत ही आगे जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, तो इसमें यही है। सबसे पहले देखो यहां से यहां तक हमारा अंडरलाइन है, ठीक है, यहां से यहां तक हमारा क्या है, अंडरलाइन है। अब अंडरलाइन का मतलब रेखांकित अंश, रेखांकित अंश को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि वो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा देकर जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या का, ठीक है। तो यहां ध्यान से पढ़ लो, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये हमारा है रेखांकित अंश। अब इसकी भी आपको व्याख्या करनी होती है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में इस गद्यांश से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 3 क्वेश्चन आएंगे। जो 3 क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो आपको देकर जाएंगे 6 नंबर, क्योंकि जो गद्यांश होता है वो 6 मार्क्स का आता है और 6 में 6 नंबर लाने के लिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं आपको जैसा बताऊंगा वैसे ही लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन रहेगा प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। देखो संदर्भ में क्या होता है कि आपको जो पाठ का नाम होता है वो लिखना होता है, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, पाठ का नाम जो भी है और फिर लेखक का नाम जो भी है, ठीक है, वो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, नंबर आपको फुल मिल जाएगा। दूसरा तरीका भी मैं आपको नीचे बताऊंगा, ऐसे आप लिख सकते हो। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ठीक है। तीसरा अच्छी संगति से होने वाले लाभों का आपको बताना है, अच्छे संगत से कौन कौन से लाभ हैं, ठीक है। तो ये आपको 3 क्वेश्चंस के मिलेंगे 6 नंबर, मतलब 2 + 2 + 2 यानी कि 6 नंबर, 2 2 2, ठीक है। ये 2 नंबर मिलेगा, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर।
अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या है कि सबसे पहले आप संदर्भ लिखना सीखो, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो ये आपको 2 नंबर देगा जाएगा। फिर हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, फिर हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं संदर्भ का, लेकिन इससे पहले आप ये बताओ ये किस चैप्टर से लिया गया है। देखो संगति का मतलब होता है मित्र, ठीक है। संगति जैसे आपकी संगत कैसी है, आपके मित्र कैसे हैं, तो ये हमारा मित्र पाठ से यानी कि मित्रता पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा पहले ही। तो देखो सबसे पहले हम लोग संदर्भ की बात करेंगे। तो संदर्भ में क्या है, देखो इसमें यह होता है कि आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम अच्छे से लिखना होता है। जैसे जो प्रस्तुत गद्यावतरण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। कहने का मतलब है जो हमारा ये प्रस्तुत गद्यावतरण है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं, द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से। इस जो चैप्टर का नाम है वो है मित्रता। क्या नाम है? मित्रता। और इसके जो लेखक का नाम है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले संदर्भ। जो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो मित्रता पाठ से लिया गया है, तो ये हमारा आपको देकर जाएगा 2 नंबर, मतलब ये 2 नंबर आपको मिल जाएगा तुरंत ही अगर आपने ऐसा लिख दिया तो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या। मैंने आपको बताया रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले 1-2 बार आप इसको पढ़ लेना। जब आप इसको पढ़ लोगे तो आपके माइंड में वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऑटोमेटिक आपके माइंड में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो ये आप लोग 1-2 बार पढ़ लेना। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। देखो कुसंग का मतलब होता है, कुसंग का ज्वर जैसे एक बुरी संगति वाला जो दोस्त होता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा घातक है, जैसे बुखार होता है उस तरह से, ठीक है। तो देखो रेखांकित अंश की व्याख्या समझते हैं, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है रेखांकित अंश की व्याख्या इसका। अब देखो हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जो बुरी संगत होती है, जिसकी संगत बुरी है, बुरे लोगों का उसका साथ है, तो वो घातक बुखार के समान हानिकारक है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो जाता है, मतलब जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति है, जैसे भयानक ज्वर का मतलब है भयानक बुखार, ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। तो वो ज्वर होता है, ठीक है, वो उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। और कभी कभी ऐसा समय आता है कि वो प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार तथा मन बुद्धि को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार जो बुरी संगति होता है वो हमारी नैतिकता, सदाचार, बुद्धि सब कुछ नष्ट कर देगा और आप भी बुरी संगति में आ जाओगे। अब बुरी संगति में आने का मतलब आप बिल्कुल से बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे में बुरी संगति वाले से बचो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लाइफ से रिलेटेड। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभ। जो हमारे अच्छे संगत वाले लोग होते हैं उनसे आपको क्या लाभ मिलता है। तो देखो अच्छी संगति जो होता है सहारा देने वाले बाहु के समान होता है। जो लेखक ने कहा है कि अच्छी संगति जो है वो सहारा देने वाले बाहु के समान होता है, जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। जो व्यक्ति का जीवन रक्षक होता है, जीवन की रक्षा करता है और उन्नति की ओर वो उसे ले जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3 क्वेश्चंस, मतलब इस गद्यांश के 3 क्वेश्चंस थे। एक हमारा संदर्भ था, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या था और तीसरा हमारा था इसी गद्यांश का जो है वो क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्टली लिखा रहता है कि यहाँ देखो डायरेक्टली कि यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समय जो उन्नति को उठाती जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसी में लिखा था, ठीक है। तो ये 6 नंबर जो आपका 6 नंबर है गद्यांश का, ये आपका फिक्स हो गया ना। गद्यांश में अब आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये 6 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक पद्यांश जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ये एक ऐसा पद्यांश है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। लिखा हुआ है सुनी सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछी कर नैन दय सैन तिनछे समुझाई कछ मुस्काई चली, तुलसी तेह और सोहे सब अवलोचन अलोचन अलाव अली, अनुराग तराग में भान उदय बिगसी मनु मंजूर कंज गली, ठीक है। ये हमारा है जो मतलब क्या है, ये हमारा एक पद्यांश है, ठीक है। क्या है? पद्यांश है। अब इसमें आपके 3 क्वेश्चन है। पहला प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ तथा व्याख्या लिखो। जो हमारा प्रस्तुत पद्यांश है ऊपर उसका आपको संदर्भ लिखना है और व्याख्या लिखना है, ठीक है। जो हमारा प्रस्तुत पद्यांश है इसका संदर्भ लिखो, व्याख्या लिखो, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमारा दूसरा है सीता जी के संकेतपूर्ण उत्तर की
किस भावना के अनुरूप है, मतलब जो सीता जी के संकेतपूर्ण उत्तर हैं वो किस भावना के अनुरूप हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना कि सीता जी का जो संकेतपूर्ण उत्तर है वो किस भावना के अनुरूप है, और अनुराग तराग का क्या अर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि पद्यांश का जो संदर्भ है और व्याख्या, क्या समझेंगे, जो हमारा संदर्भ है और व्याख्या। तो संदर्भ ये आपको पता चल गया होगा किस पाठ से लिया गया है, क्योंकि यहां एक शब्द आया है तुलसी। क्या आया है शब्द, तुलसी। ठीक है, तो तुलसी का मतलब इसके जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम जो है वो है धनुष भंग वन पथ पर, लेकिन धनुष भंग एक अलग शीर्षक है और वन पथ पर एक अलग शीर्षक है। ठीक है, तो ये हमारा वन पथ पर शीर्षक से है। ठीक है, धनुष भंग अलग शीर्षक है, वन पथ पर अलग है। जैसे ये तो चैप्टर एक ही है, बट अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे संदर्भ, कि हम लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा संदर्भ क्या है ना, कि इसमें संदर्भ में आपको पता है कि भैया पाठ का नाम और कवि का नाम पता हो, आपका पद्य है। तो देखो सबसे पहले प्रस्तुत जो पद्यांश है, जो हमारा ये पद्यांश है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, इसके जो कवि हैं वो कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन है, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड, देखो आपका पद्य खंड होता है और एक काव्य खंड होता है। ठीक है, तो काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। किस शीर्षक से, वन पथ पर शीर्षक से। ये जो हमारा पाठ है वो वन पथ पर शीर्षक है। ठीक है, एक धनुष भंग अलग शीर्षक है और वन पथ पर अलग शीर्षक है। ठीक है, तो बस आपको यही कहना है कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। अब बात ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो कवि हो, चाहे आपका कवि हो या लेखक हो, उसका नाम और पाठ का नाम, इसको आपको ब्लैक से लिखना है ताकि वो हाईलाइट रहे। और जैसे इनकी एक प्रसिद्ध रचना है कवितावली, तो इसको भी आप ब्लैक से ही लिखना ताकि वो हाईलाइट रहे और एग्जामिनर की जब नजर पड़े ना तो आपको फुल नंबर दे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे संदर्भ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पाठ का नाम और लेखक या कवि का नाम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब व्याख्या करना है तो भैया ये पूरे का व्याख्या कैसे करोगे वो चीज हम लोग समझते हैं। देखो व्याख्या के लिए देखो सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालो भाई, रेखांकित अंश नहीं है, ये पूरे का आपको व्याख्या करना है। तो व्याख्या देखो आप इसको एक दो बार ध्यान से पढ़ लेना, तब व्याख्या करने में और आसानी होगा। ठीक है, जब एक बार दो बार पढ़ लोगे। सुनि सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नयन दय सैन तिन्ह समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते और सोहे सब अवलोचन अलोचन लाभ अलु, अनुराग तराग में भानु उदय मनुमंजुल कंजगली। ठीक है, विगिसी मनुमंजुल कंजगली। तो देखो व्याख्या के लिए मैं आपको बताता हूं कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा। देखो बहुत ज्यादा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा क्योंकि ये श्री राम के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ग्राम वधुओं से मतलब जो ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, जो ये सांवले और सुंदर रूप वाले हैं ये तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। मतलब जो ग्राम की वधुएं हैं, ग्राम की महिलाएं हैं गांव की, वो इनसे पूछती हैं तो वो सीता जी जो चतुर सीता जी हैं वो समझ गई कि ये गांव की महिलाएं हमसे क्या पूछना चाहती हैं। ठीक है, तो उनके मनोभाव को समझ गई और सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। अब सीता जी ने उनका जो प्रश्न का उत्तर है अपनी मुस्कुराहट, जैसे अपनी मुस्कुराहट से, अपनी जो मुस्कुराहट है और संकेत भरी दृष्टि से ही उनका उत्तर दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महिलाएं जो हैं जैसे सीता जी को लज्जा मतलब रहना चाहिए, मतलब अच्छे से रहना है। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रीज लज्जा के कारण कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनको मतलब देखना है कि वो एक औरत है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने स्त्रीज लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां, राम जो सखियां हैं, जो ग्राम की वधुएं हैं, ग्राम की महिलाएं हैं, राम के सौंदर्य, राम की सुंदरता को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्रदान करने लगी। मतलब वो अपने नेत्रों को लाभ प्रदान करने लगी कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम की वधुएं नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। ठीक है,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने व्याख्या देखा, संदर्भ देखा। अब एक क्वेश्चन है, सीता जी के संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है? मतलब सीता जी के जो संकेत पूर्ण उत्तर है वो किस भावना के अनुरूप है? तो देखो ध्यान से, सीता जी का जो संकेत पूर्ण उत्तर है भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध और नेत्र निर्माण की भावना के अनुरूप है। ठीक है, एंड अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है? तो अनुराग तड़ाग का प्रेम रूपी सरोवर अर्थ है। क्या अर्थ है? अनुराग तड़ाग का जो अर्थ है वो प्रेम रूपी सरोवर है। ठीक है, ठीक है, तो अनुराग तड़ाग का अर्थ क्या है? प्रेम रूपी सरोवर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। क्या देखेंगे? जो हमारा संस्कृत है उसका गद्यांश पद्यांश। तो देखो, ये हमारा संस्कृत का एक वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें जो ये मैं गद्यांश बताने वाला हूं ये आपके बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी को जो आपका पेपर है हिंदी का ना, उसमें 100% आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है ही। तो देखो, सबसे पहले अस्माकं संस्कृता सदा गतिशीला वर्धते मानवो जीवनम संस्कृतम ऐसा यथया समयः नवम नवम विचारणम धारणम स्वाभिकर्तुः नवम शक्ति चा प्रयत्नो अत्र दुरागाः नष्टि यत् युक्तम युक्तम कल्याणकारी तदत् सहत गेहम भवति ऐस्त्या गतिशीलः रहस्यम मानव जीवनस्य मेलम निहितम तद यथा सत्यम प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु अर्णम आचार्य दृढ़ता चेति। देखो, संस्कृत को सबसे पहले आपको पढ़ना है, पढ़ना आए या ना आए, बट आपको उसका अनुवाद याद कर लेना है, रट लेना है, व्याख्या जो है। ठीक है, व्याख्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संदर्भ का। तो संदर्भ इसमें क्या होता है कि इसमें आपका कोई सा भी ये नहीं है कि आपका मतलब पाठ का नाम होता है, बट कोई कवि और लेखक नहीं होते हैं। ठीक है, कोई कवि या लेखक इसमें नहीं होते हैं, बस पाठ का नाम पता हो। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ की बात करेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। तो ये जो हमारा पाठ है, ये प्रस्तुत जो गद्यांश है वो हमारी हिंदी, जो हमारा पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ये तो संस्कृत खंड है ना, क्योंकि ये संस्कृत है तो संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, बस आपको ये संदर्भ में लिख देना है, बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस केवल पाठ का नाम पता हो तो यही आपको लिखना है। प्रस्तुत जो गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, बस हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया संदर्भ। अब प्रसंग भी आपको लिखना है इसमें। तो प्रस्तुत पद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन के बारे में बताया गया। ठीक है, जो ये हमारा गद्यांश है इसमें भारतीय संस्कृति की गतिशीलता, जो उसकी गतिशीलता है, जो हमेशा भारतीय संस्कृति गति करती रहती है, ठीक है, बदलती रहती है, उनके जो विचार बदलते रहते हैं, संस्कृति बदलती रहती है, और उसके लचीलेपन के बारे में इसमें बताया गया है। अनुवाद समझ लो, अनुवाद में क्या है कि हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है, जो हमारी अस्माकं संस्कृता सदा गतिशीला वर्तते। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हमारी जो संस्कृति है सदा गतिशील रही है और मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समयानुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है। ठीक है, अब जो मानव जीवन है, मानव जीवन को बदलने के लिए या मानव जीवन में जो मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए समय अनुसार, समय समय के अनुसार ये नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है। नई नई विचारधारा, नई नई विचार को लाती है ताकि जो मनुष्य हैं वो शुद्ध हो सके, मनुष्य जो है उनके विचार को चेंज किया जा सकते, और नई नई शक्ति को प्राप्त करती है। इसमें दुरागाह नहीं है कि जो युक्त संगति और कल्याण करने वाला है वह इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है, जैसे कि सत्य का सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव और विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। और भी होगा थोड़ा सा, बस आचरण में दृढ़ता, बस इतना ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो हमारी संस्कृति है वो सदा गतिशील रही है और मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए समय अनुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। ठीक है, इसमें दुराग्रह नहीं है, जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है वह इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। और इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है, जैसे कि सत्य का सम्मान, सभी प्राणियों के समान सम्मान, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, जो भी हमारा संस्कृत का है। ठीक है, संस्कृत का गद्यांश।
अब हम लोग देखने वाले हैं एक संस्कृत का पद्यांश जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार कर लेना। लिखा हुआ है मरणम मंगलम यत्र विभूषित विभीषणम कैप्सीन यत्र केशः सह काशी केन मिहते। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? देखो, सबसे पहले जो पाठ से लिया गया है, तो प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में वाराणसी पाठ से लिया गया। किस पाठ से? वाराणसी पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये जो इसका पाठ का नाम है वो वाराणसी है। ठीक है, वाराणसी पाठ से लिया गया है और प्रसंग है इस श्लोक में वाराणसी की पुण्य ख्याति का वर्णन किया गया है, जो पूर्ण ख्याति है। अब देखो, ये आप पढ़ लेना एक बार, फिर देखो, जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहां कैप्सीन जो कैपिन लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? अर्थात उसकी जो समानता है किससे की जा सकती है? तात्पर्य यह है किसी से भी नहीं। उनकी जो तुलना है, उनकी जो समानता है, वो किसी से नहीं की जा सकती है। इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्कृत का पद्यांश। हमने संस्कृत का गद्यांश भी देखा, संस्कृत का पद्यांश भी देख लिया। तो अब आपके ये 10 नंबर क्लियर हो गए। हमारे संस्कृत के गद्यांश 5 नंबर के आते हैं और संस्कृत के पद्यांश भी 5 ही नंबर के आते हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर आपके क्लियर हो गए। 5 नंबर संस्कृत गद्यांश के, 5 नंबर पद्यांश के, ये 10 नंबर। और हमने गद्यांश पद्यांश हिंदी का देखा तो 6 नंबर गद्यांश का, 6 नंबर पद्यांश का, ये 12 नंबर। ठीक है, तो ये सब हो गए हमारे बिल्कुल फिक्स। ठीक है, अब देखो हम लोग देखने वाले हैं जीवन परिचय। ठीक है, जो हमारा जीवन परिचय है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय समझेंगे। देखो, ये हमारा सबसे पहले हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय समझेंगे, जो कि हमारा लेखक है। लेखक का सबसे पहले समझेंगे। तो देखो, आप लोगों को अगर संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है तो ऐसे आप कॉपी में बगल में ऐसे छोटा सा डब्बा बनाना, ऐसे जैसे ये बना हुआ है, और कहाँ से लिखोगे? इसी में से ही। जैसे उनका नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म कब हुआ? जन्म स्थान आगोना नामक ग्राम, और इनके पिता का नाम, माता का नाम, और शिक्षा, सब ऐसे लिख देना। ठीक है, मृत्यु, ऐसे 5-6 चीजें बस। तो जीवन परिचय समझो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में एक सम्भ्रष्ट परिवार में हुआ था, और इनके पिता चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई थी, और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया। मिशन स्कूल से, ठीक है, मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, और गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं बढ़ सके। अब ये जो थे वो गणित में कमजोर थे, इसलिए आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया, मतलब परीक्षा से पहले ही इनका विद्यालय छूट गया था। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। इसके बाद ये मिर्जापुर के जो न्यायालय था उसमें नौकरी आरंभ कर दी, और यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल था। ये जो नौकरी था इनके स्वभाव के अनुकूल था, मतलब इनको पसंद नहीं था। अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अतः ये जो मिर्जापुर के मिशन स्कूल है, ठीक है, मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, और इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की, और इन्होंने 19 साल तक काशी नगरी पाषाणी सभा का काशी नगरी पाषाणी पत्रिका का संपादन भी किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यक्ष के रूप में हो गई, और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। हिंदी विभाग का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। ठीक है, 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ, 1884 में इसका जन्म हुआ। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब इनकी रचना भी जानना जरूरी है, तो अब हम लोग समझते हैं इनकी रचनाएं। तो अब हम लोग समझते हैं इनकी रचनाएं। रचनाएं इनकी बहुत सारी हैं, बट मैं आपको कुछ रचनाएं बता देता हूं। ठीक है, रचनाएं देखो, इनकी रचनाएं कौन कौन सी बताएं। देखो, मैं आपको कुछ बता देता हूं। जैसे इनकी रचना है, जैसे चिंतामणि, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है, सभी को पता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। चिंतामणि, रसमीमांसा, और बताएं त्रिवेणी, और बताएं क्या, विचार विधि भी इन्हीं की रचना है। विचार विधि, बस बहुत है ना, बहुत है। या फिर और भी लिख सकते हो, जैसे इनकी रचना है सूरदास भी एक इनकी रचना है। ठीक है,
और हिंदी साहित्य का इतिहास भी इनकी रचना है। तो ये ऐसी 4 रचनाएं लिख लो, चिंतामणि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, विचार विधि। ठीक है, तो ये हमारा पहला जीवन परिचय है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। दूसरा जीवन परिचय सूरदास जी, कवि का। ठीक है, कवि का जीवन परिचय सूरदास जी। देखो सूरदास जी का जन्म जो है सन 1478 ईस्वी में और संवत 1535, कब? संवत जो है वो 1535 है, में आगरा जिले, ठीक है में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कहां हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान को इनका जन्म मानते हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इनका जन्म है वो दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान को मानते हैं। ठीक है, जैसे जो पहला है वो तो हमारा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नाम। देखो कवि का जो जीवन परिचय होता है उसमें मतभेद होता है कि बिल्कुल क्लियर नहीं होता कवियों का। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ सबसे पहले कहाँ कहा गया? आगरा जो है, आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। अब कुछ ऐसे विद्वान हैं जो दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान को इनका जन्म मानते हैं। अब सूरदास जी जन्मान थे। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। जन्मांध का मतलब जन्म से अंधे थे। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। अब इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन मानव स्वभाव का एवं प्राकृतिक का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। जो आंखों से नहीं देख सकता वो ऐसा वर्णन कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा। सूरदास जी स्वयं को जन्मांध कहा है कि मैं जन्म से ही अंधा था। ठीक है, और सूरदास की रुचि जो है बचपन से ही भगवत भक्ति की गायन में थी। इसने भक्ति का एक पद, इनकी भक्ति का एक पद जो है सुनकर वल्लभाचार्य जी ने अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य जी ने इनकी भक्ति का एक पद सुना, सूरदास जी ने सुनाया तो वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ के मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। ठीक है, और वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल लाल ने अष्टछाप नाम से 8 भक्ति कवियों, जो 8 कृष्ण भक्ति कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इनके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। और ये गौघाट पर रहकर जीवन प्रयत्न कृष्ण की लीलाओं का गायन करते थे। और सूरदास जी जो है गोलोकवास जो है, मृत्यु जो है सन 1583 ईस्वी और संवत 1640 विठल लाल के सामने गोवर्धन पारसोली नामक ग्राम में हुआ। ठीक है, ये है पूरा सूरदास जी का भैया जीवन परिचय। मैं आपको बहुत सारा जीवन परिचय पढ़ा दे रहा हूँ, डोंट वरी, टेंशन मत लो। मैं आपको एक एक चीज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देखो कवियों का जीवन परिचय हार्ड होता है, इसलिए मैं आपको 2 कवि का जीवन परिचय पढ़ा देता हूँ। ठीक है, एक आप लोग तैयार कर लेना, 2 मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखो इनकी रचना जैसे है, रचनाएं बता दे। रचनाएं जैसे इनकी है भैया, सूर सागर इनकी रचना है। सूर सागर जैसे इनका नाम है वैसे इनका काम है, सूर सागर। ठीक है, एंड सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सब इन्हीं की रचना है। ठीक है, ये सब इन्हीं की रचना है। तो ये हो गई इनकी 3 रचनाएं सूरदास जी का। ठीक है, सूरदास जी की 3 रचनाएं और सूरदास जी का जीवन परिचय। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं भैया तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। किनका? तुलसीदास जी का। देखो तुलसीदास जी का भी मैं आपको समझा देता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है सन 1532 ईस्वी में भद्रपद में, संवत जो 1589 में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। मैंने कहा है कि इनके जन्म में मतभेद होता है, इनके लाइफ ही पूरा मतभेद होता है। ठीक है, तो एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जी ने राजापुर का ही समर्थन किया, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं राजापुर में ही इनका जन्म हुआ। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी जो अभुक्त मूल नक्षत्र, देखो अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। मतलब तुलसीदास जी अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनको त्याग दिए थे। तो इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, और इनकी माता का नाम हुलसी था। क्या था? हुलसी। ठीक है, और इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। अब इनका बचपन जो है अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरिहर दास जैसे गुरु का वरदान मिल गया, या वाम हस्त वरद हस्त मिल गया। ठीक है, एंड इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन का अनुशीलन का अवसर मिला। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्र होते हैं अध्ययन का अनुशीलन का अवसर मिला। और स्वामी जी के साथ ये काशी आए थे।
जहां परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निष्पाठ कर दिया। ठीक है। तुलसीदास जी का विवाह दीन बंधु जो है दीन बंधु पाठक सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। रत्नावली से, ठीक है। इनके जो पत्नी का नाम था वो रत्नावली। अपनी पत्नी से फटकार से तुलसीदास जी वैराग्य हो गए, मोह माया को त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया और अनेक तीर्थ का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी रचना चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में, संवत 1680 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है। तो ये हमारा हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। क्या हो गया? गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब इनकी रचनाएं भी जानना जरूरी है। रचनाएं इनके मैं आपको बता देता हूं, जैसे श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस इनकी रचना है। ठीक है। विनय पत्रिका है, ये सब इनकी रचना है। ठीक है। तीसरी रचना इनकी जैसे है कवितावली, ठीक है, गीतावली, और बता दें क्या, और बताएं, जानकी मंगल। ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, मतलब बहुत ही अच्छे कवि थे। ठीक है। जानकी मंगल, तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत के कुछ प्रश्नोत्तर। जैसे मैं आपको कुछ दिखा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थल? तो वाराणसी नगरी विविध धर्माम संगम स्थल अस्ति। दूसरा है कुत्र मरणम मंगलम भवति? तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति। शृणस्य किम मुख्यादिकम अस्ति या जनः शृणतः लोकंत इत शृणस्य मुख्यादि अस्ति। वीरा केन पूज्यते? वीरा वीरेण पूज्यते। ये सब तैयार कर लो। पांचवा है अलछेंद्रा का आसित? अलछेंद्रा यमन राजा आसित। छठवां क्वेश्चन है पूर्व राजा केन सह युद्धम? पूर्व राजा अलछेंद्रा सह युद्धम। सातवां क्वेश्चन है पदेन बिना किम दूरम अयत? पदेन बिना पत्रम दूरम अयत। आठवां क्वेश्चन है ज्ञान कुत्र संभवति? ज्ञान सर्वत्र संभवति। ठीक है। ज्ञान से सब कुछ संभव है। 9 नंबर क्वेश्चन है ग्रामीणम का उपासक? ग्रामीण का एक नागरिका उपासक। चंद्रशेखरा का आसित? चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित। 11 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रशेखरा स्वनाम किम आकथत? चंद्रशेखरा स्वनाम आजाद इत आकथत। पूर्व राजा का आसित? पूर्व राजा एक भारत वीरा आसित। 13 नंबर क्वेश्चन दानेन किम वर्धते? दानेन कीर्ति वर्धते। 14 नंबर क्वेश्चन है विद्या केन वर्धते? विद्या अभ्युसेन वर्धते। और 15 नंबर क्वेश्चन है इंदु सेनेन का वर्धते? इंदु सेनेन समुद्रा वर्धते। ठीक है। सारा तैयार कर लो, बहुत आसान से है। मैं आपको बहुत सारा दिखा देता हूँ। दानेन किम वर्धते? देखो, दान से कीर्ति बढ़ती है। विद्या केन वर्धते? अभ्यास से, यानी कि विद्या अभ्यासनेन वर्धते, विद्या अभ्यास से बढ़ती है। तो ऐसे में आपको 15 क्वेश्चन आपको तैयार करना है। 2 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपने ये 15 क्वेश्चन तैयार कर लिया। ठीक है। तो ये आप लोग तैयार करो। अब हम लोग देखते हैं निबंध। निबंध हम लोग 2 इंपॉर्टेंट देखेंगे, एक नहीं बल्कि 2। पहला आप लोग देखो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। सबसे पहले हम लोग रूपरेखा देखेंगे। रूपरेखा में हमने कितने हेडिंग को डिस्कस किया है? प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार और समस्या का समाधान, उपसंहार। इतने हेडिंग को हमने डिस्कस किया है इस निबंध में। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना देखेंगे। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का। ठीक है। पर्यावरण को हमें बचाना चाहिए। ठीक है। और क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। जो पानी है, हवा है, जंगल है, मिट्टी है, ये सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। इसलिए जो प्रत्येक व्यक्ति हैं उनको पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा। और अगर हमने इस असंतुलन को, ये जो बाधा है पर्यावरण प्रदूषण, उसको दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा। और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। तो ये हमारा है प्रस्तावना, बहुत ही अच्छा है। प्रदूषण का अर्थ, संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अगर वातावरण संतुलित है तभी मानव का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। जो पर्यावरण का निर्माण है वो प्रकृति के द्वारा किया गया है। बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। जो ये बढ़ती हुई जनसंख्या है ये पर्यावरण को, संतुलन को बिगाड़ कर प्रदूषित कर देते हैं और इस प्रकार वातावरण को प्रदूषण कहते हैं। और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। इससे मानव को बहुत ज़्यादा संकट उत्पन्न हो सकती है। ठीक है।
प्रदूषण के प्रकार समझ लो किस किस रूप में पाया जाता है प्रदूषण के प्रकार। तो आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाया जाता है। क्या है? वायु प्रदूषण। वायु जो है जीवन का अनिवार्य स्रोत है और प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आज तक वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है। आजकल ठीक है, आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है। वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है या हो गया है। जल प्रदूषण, तो जल को ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, उससे भयानक बीमारियां होती हैं जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। गा वाला है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण भी आजकल की नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाना आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। रासायनिक प्रदूषण, तो द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक दवा से, रासायनिक खादों से और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये रासायनिक प्रदूषण है। समस्या का समाधान, इसका हम समस्या का समाधान कैसे करें? तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। वृक्ष लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है और वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, और बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के समग्र प्रदूषण की नई समस्या को जन्म दिया है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि कम करो और उसको समाप्त करने का प्रयास करो, तभी ये हमारा प्रदूषण खत्म हो पाएगा। ठीक है, उपसंहार देखो। प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है और उसने सन 1974 ईस्वी में जल का निवारण अधिनियम लागू किया था। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम बनाए गए थे और सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से ले जाने का आदेश दिया जाए। ठीक है, ये आदेश कर देना। ठीक है, और यह संकल्प लें कि जीवन में आने वाले शुभ अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। बस ये हमारा हो गया पूरा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध। अब हम लोग एक निबंध और देखेंगे, छात्र और अनुशासन। छात्र और अनुशासन पर निबंध या अनुशासन का महत्व। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना देखेंगे। ठीक है, कि विद्यार्थी देश के भविष्य हैं। देखो रूपरेखा भी आप डाल सकते हो, ऊपर रूपरेखा डाल देना, जितने हेडिंग डिस्कस करो वो रूपरेखा में लिख देना। ठीक है, तो विद्यार्थी देश के भविष्य हैं और देश के प्रत्येक प्रकार का विकास विद्यार्थी पर ही निर्भर करता है। विद्यार्थी जाति, समाज और देश का निर्माता होता है। विद्यार्थी अनुशासन जीवन का प्रमुख अंग है और विद्यार्थी जीवन की आधारशिला है। और विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी को अनुशासित होना चाहिए। इससे शिक्षा जगत में ही नहीं अपितु सारा समाज प्रभावित होगा। ठीक है, विद्यार्थी और विद्या। तो विद्यार्थी का अर्थ है विद्या का अर्थी, अर्थात विद्या को प्राप्त करने की कामना करने वाला। विद्या जो है लौकिक या फिर सांसारिक जीवन की सफलता का मूल आधार है जो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोगों के गुरु जो हैं उन्हीं की कृपा से प्राप्त होगा। अनुशासन का महत्व, तो अनुशासन का महत्व है बड़ों की आज्ञा मानना। अनुशासन का अर्थ है वह है कि मर्यादा जिनका पालन ही विद्या प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए अनिवार्य है। सभी विद्यार्थी को अनुशासित होना चाहिए तथा गुरु और बड़ों की बात को मानना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारा अनुशासनहीनता के कारण, जब कोई भी छात्र है, कोई भी लड़का है, जब अनुशासनहीनता हो जाता है, मतलब उसके अंदर अनुशासन नहीं होता। तो देखो वस्तुतः जो विद्यार्थी में अनुशासनहीनता एक दिन में पैदा नहीं होती, इनके अनेक कारण हैं। पहला, पारिवारिक कारण। तो बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार है और माता पिता के आचरण बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो पहली जो है पाठशाला वो उनका परिवार है और उनके परिवार में अगर गलत होगा तो वो बच्चा भी गलत ही होगा। ठीक है, सामाजिक कारण। विद्यार्थी जब समाज में भ्रष्टाचार, घुसखोरी, चोरी, भाई भतीजावाद आज देखता है तो वह विद्रोह कर उठता है और अध्ययन की उपेक्षा करने लगता है। अध्ययन नहीं करता, पढ़ाई लिखाई नहीं करता। राजनीति का कारण, छात्र अनुशासनहीनता का एक बड़ा कारण है दूषित राजनीति। आज जो है राजनीति जीवन के हर क्षेत्र में हो गया है। निवारण के उपाय, तो छात्र अनुशासनहीनता जो उपभुक्त कारणों से दूर, जो ऊपर दिए गए कारण हैं इनसे दूर किया जा सकता है। दूर करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। सर्वप्रथम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को सही किया जाए ताकि विद्यार्थी जीवन में सुधार आए। जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, जितना अच्छा शिक्षा व्यवस्था होगा उतना ही ज़्यादा विद्यार्थी अच्छे होंगे। ठीक है, लास्ट हेडिंग है हमारा उपसंहार। तो उपसंहार में क्या है कि छात्रों के समस्त असंतोष का जनक अन्याय इसलिए देखो जनक अन्याय है, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में से अन्याय मिटाकर ही देश में सच्ची सुख शांति लाई जा सकती है। छात्र अनुशासनहीनता का मूल भ्रष्ट राजनीति, समाज, जाति, परिवार और दूषित शिक्षा प्रणाली में सुधार लाकर ही विद्यार्थी में पर्याप्त अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक है,
तो ये हमारा है बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध। अब हम लोग एक और हेडिंग देखेंगे, वो है पत्र लेखन। तो एक मैं आप लोगों को पत्र लेखन बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा बता रखा है। बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। देखो, सेवा में बिजली विभाग मेरठ, विषय है बिजली की अनियमित आपूर्ति। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना, मान्यवर, हम गांधीनगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। ठीक है, आकर्षित कराना चाहते हैं, आकर्षित। देखो, आप गांधीनगर भी लिख सकते हो, एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आप कहाँ से हो, तो आप डायरेक्टली यही लिख देना, या फिर अपने नगर का भी नाम लिख सकते हो, बट यही लिख देना। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है, गर्मी के काल में, गर्मी के दिनों में बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है और कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। ठीक है, हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय निर्धारित नहीं है, अतः एक सप्ताह में बिजली आपूर्ति का समस्या दूर करें। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर आकर्षित ध्यान दें और कृपया बिजली समय को निर्धारित किया जा सकता है। शीघ्र कार्यवाही की आशा में हमें आपकी गांधीनगर कॉलोनी निवासी दिनांक। ठीक है, तो ये हमारा है। देखो, अब आपके बचे हैं केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ये हिंदी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा दिया, सारे गद्यांश, पद्यांश एंड निबंध एंड पत्र लेखन, संस्कृत गद्यांश, पद्यांश, सब कुछ। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी करना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।